जी हाँ, इमरान खान के लिए यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर ही नहीं कहलाएगी कि बहरहाल एक मोतबर इदारे ने जो खान साहब का सबसे बड़ा नारा था यानी करप्शन, उस हवाले से कहा है कि करप्शन पाकिस्तान में माजी के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के जो 180 मुल्क हैं उनमें कहीं 140वें नंबर पर रखा है। ख़ास तौर पर उन्होंने 3 साल के जो गुज़िश्ता हैं उनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो उनके मुकाबले भी कह रहे हैं कि जी ये तरीका जैसे कहा कि करप्शन कम नहीं बढ़ी है। मसलन जो इंडेक्स में मैंने कहा कि 180 ममालिक में पाकिस्तान का 140वां नंबर है और कोई यानी ये कहते हैं कि जी 16 दर्जे जो पास्ट को अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले में ये ऊपर नज़र आता है। यानी मैंने कहा पास्ट में जैसे जो रखा गया तो ये हुकूमत के लिए यानी मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा नारा करप्शन ख़त्म करेंगे, नैब को इस्तेमाल करेंगे और फिर लोगों को पकड़ा भी गया और बड़े दावे किए गए, लेकिन ये एक बड़ा धचका है करप्शन का। देखिए खान साहब जो मैंने कहा ना यानी उनकी पार्टी की बुनियाद इंसाफ पे, फिर उन्होंने जो 2013 में इलेक्शन लड़े और फिर उसके बाद जो उन्होंने धरना दिया, फिर जो 2018 में आए तवातुर से एक ही बात कहते रहे। अगर मैंने इमरान खान के करप्शन के हवाले से आपको क्लिप यानी उनके शॉट दिखाना शुरू करें तो शायद पूरा प्रोग्राम ही से भी चले आए, लेकिन देखिए कितने यानी बहरहाल बड़ी जोश व खरोश से बड़े कमिटमेंट के साथ खान साहब करप्शन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बताते हुए उसे ख़त्म करने के दावेदार नज़र आते हैं। जिसने करप्शन की हमने किसी को नहीं छोड़ना, ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे। ओके, हुकूमत के तर्जुमान फवाद चौधरी ये तरदीद करते हुए नज़र आते हैं कि जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इमरान खान हवाला देते थे, अब उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अब जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए, जैसे मैंने कहा कि 180 मुल्कों में 140वां यानी मज़ीद 16 दर्जे बढ़े इन 3 सालों में। और फवाद चौधरी कहते हैं कि हम इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर भी एक इब्तदाई डिस्कशन जो है वो हुई है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बता दूं कि आज सुबह से मीडिया ने उसमें कुछ रिपोर्ट किया है, लेकिन चूंकि अभी तक जो पूरी रिपोर्ट जो है कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। अब ये जो क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, वो उसका मुख्तलिफ क्राइटेरिया है जिसमें फाइनेंशियल करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, डेमोक्रेसी का है, स्टेट कैप्चर है। जो अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। बड़ी संजीदगी से हमारे हुकूमत के तर्जुमान वफाकी वज़ीर इत्तलात फरमा रहे थे और जो भी उसकी तौजीह बयान कर रहे थे, लेकिन बहरहाल अपोजिशन के हाथ ऐसा एक हथियार लगा है क्योंकि ये तमाम अपोजिशन के लीडर, चाहे जरदारी साहब की पार्टी हो चाहे शरीफों की, इमरान खान के वो तो कहते हैं कि हम इंतकाम का शिकार हुए, थाना कचहरी जेल शहर मुल्क बदरी। आज शरीफ रहमान ने भी इस पर जो पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं हुकूमत की खबर ली। इस दफा 4 आलमी इदारों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो वही पाकिस्तान के गैलप पोल की बुनियाद पे नहीं है जो चलिए एक तरफा हो सकता है। 4 आलमी इदारे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरह की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसका बहुत है आपके पासपोर्ट पे, आपके ट्रेड पे, आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल, एक्सपोजर, एवरीथिंग। अब आप देखें सिंगल पॉइंट एजेंडा वाली गवर्नमेंट क्या कर रही है। कल तक चोर डाकू आपने शहजाद अकबर अपने ब्लू आइड बॉय करप्शन वाले को निकाला है, तो क्या ये कह रहा है, ये चार्जशीट है, पाकिस्तान में करप्शन बुरानी कैफियत पे पहुंच गया है चेयरमैन साहब। मलबा ये डालते जा रहे हैं और
अपोजिशन पर, माजी पर, इनके 3 सालों में कहां पहुंचा है पाकिस्तान, और इसका पासपोर्ट, इसका ट्रेड, इसका प्रोफाइल और इसका जी, जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन को एक नया बयानिया मिल गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से, और क्योंकि बहरहाल एक मुस्तनद इदाद-ओ-शुमार है, मुस्तनद इदारा है। हमारे साथ हैं बैरिस्टर सैफ, बड़े लोग कहते हैं जी आइंदा तर्जुमान होंगे, शायद शहजाद अकबर की जगह भी हमारे बैरिस्टर सैफ ले लें। थैंक यू बैरिस्टर, आप आए। आज आपको हिल्म है कि जो शह सुर्खी है, फिर अपोजिशन का हथियार भी कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसी का रेफरेंस जो है पास्ट में आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके दीगर लीडरशिप देते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है 180 मुल्क में 140वां नंबर करप्शन के हवाले से, और ख़ास तौर पर वही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन कम होने के बजाय यानी लास्ट 3 ईयर्स में करप्शन बढ़ी है। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब इस इदाद-ओ-शुमार के बारे में जो कह रहे हैं 16 दर्जे कम हुआ, 180 ममालिक में 140वां नंबर करप्शन के हवाले से? बैरिस्टर देखें, जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक़ है तो इस पर तो बहुत सी बातें भी हो चुकी हैं और बहुत सी रिपोर्ट्स भी हैं, बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं कि ये जो इशू है ये गवर्नेंस का से ज़्यादा ये एक माशरे के जो थोड़े से कल्चरल इश्यूज़ हैं उनका भी इसमें रोल है, फिर गवर्नेंस का भी, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है। मतलब ये है कि कई ऐसे अवामिल हैं कि जो जब मुश्तरका तौर पर उनका नतीजा आता है तो वो माली बेज़ाब्तगी या करप्शन के नतीजे में आता है। अब इशू यह है कि यकीनी तौर पर काबिल अफसोस बात है कि पाकिस्तान को इस तरह की रेटिंग दी जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब मेरा ये ख्याल है कि इस रेटिंग को कोई हतमी बात समझना भी शायद ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इदारे करवाते हैं उनके अपने पॉलिटिकल मकासद भी होते हैं और बाज़ औक़ात वो बाज़ ममालिक को डाउन प्ले करते हैं, बाज़ को ऊपर उठाते हैं। तो बहरहाल एक यकीनी तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए है, और उस सिलसिले में जहाँ तक अब ताल्लुक़ है इक़दामात का, तो मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में काफ़ी इक़दामात किए हैं। देखें, नैब को काफ़ी एम्पावर किया है, जो कि करप्शन को डील करने का सबसे प्रीमियर इदारा है हुकूमत के पास, और उसके अलावा कई लोगों के ख़िलाफ़ के माली बदउनवानियों के केसेस भी मैदान में आए हैं, सब कुछ किया है। तो इक़दामात तो अपने तौर पर किए जा रहे हैं। अब उसका रेटिंग इस किस्म की सर्विस का तो मैं समझता हूँ कि सर्वे बज़ाते ख़ुद कोई पैमाना या कोई मार नहीं है करप्शन को एक्चुअली जांचने का। इसके और भी बड़े मुहर्रिकात हैं, लेकिन बार सूरत ये एक इशू है हमारे मुल्क में, और हमारी गवर्नेंस की एक कमज़ोरी का एक जो मैनिफेस्टेशन है या मज़हर है वो ये यकीनी तौर पे है। लेकिन बैरिस्टर, आपने नैब का जिक्र किया, अगर नैब की कारकर्दगी देख लें, नैब जो इस पूरे अरसे में दावा कर रही है कि जनाब कोई कभी 550 अरब कहते हैं, कभी कोई 600 या 700 अरब कहते हैं, कुल 3 साल में 4 साल में बरसों हो गए, और एक बहुत बड़ा ह्यूज वाइट एलिफेंट जितना बड़ा इदारा ये बन चुका है। जबकि सिर्फ एक मलिक रियाज का केस था, उसमें मैं 12 इसकी मिसाल दे चुका हूँ, और वो भी मरीन डेवलपमेंट का, जिसमें उनसे 1000 अरब लेना थे। फिर डॉक्टर आसिम जिनसे 750 अरब लेना था, कितने केस ले। फिर अभी खुर्शीद शाह साहब, उन पर और उनके पूरे ख़ानदान को अंदर कर दिया गया, 2 साल तक रखा कुछ नहीं। मैं तवील फहरिस्त है, लेकिन उसमें कहीं भी जो है उनको सज़ा नहीं हुई। इसीलिए जब वो बाहर आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब उन पर करप्शन के जो इल्ज़ामात थे वो सियासी नौयत के थे, उन पर दबाव डाला जा रहा था। तो ये तो फिर हकीकत हुई ना बैरिस्टर साहब? देखें, नैब तो बुनियादी तौर पर एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसका जो कानून है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो ऑर्डिनेंस था, एक्ट है जो, उसके तहत तो ये एक आज़ाद इदारा है और हुकूमत का इस पर कोई असर रसूख नहीं है। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि जब नैब कोई कार्रवाई नैब की तरफ से होती है तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल ज़रूर होता है, क्योंकि उस कार्रवाई में या तो मुल्ज़िम जो है वो
वो कोई सियासी शख्सियत या शख्सियात होती हैं और या उनके गवाहान जो हैं वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी वजह से उनका वो हाई प्रोफाइल जो एक पर्सनैलिटी का एक स्टेटस होता है उसकी वजह से चीज़ें पोलिटिसाइज हो जाती हैं और सियासी नौइयत की जो बहस मुबाहिसा है वो उन शख्सियात के गिर्द जो है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नैब की कारकर्दगी पर भी किसी हद तक खातिर ख्वाह असर ज़रूर पड़ता है। दूसरा जो एक एंगल है वो ये है कि देखें, नैब एक तफ्तीशी, तहकीकाती और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जो कि इस्तिगासा की कार्रवाई की हद तक तो चालान मुरतब करके अदालत में पेश कर सकती है और यहाँ से उसके बाद उसका काम, नैब का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना, अदालती कार्रवाई के ज़रिए उनको सज़ाएँ दिलवाना, उनको कन्विक्ट करना, ये फिर अदालत की सवाबदीद और दायरे इख्तियार में आता है। लेकिन मसला ये है कि अदालतों से हम पूछ नहीं सकते, जैसे ही आप पूछते हैं तो अदालतें नाराज़ होती हैं कि उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान क्यों उठाया जा रहा है। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो नैब ने कई हाई प्रोफाइल केसेस इन्वेस्टिगेट भी किए और उनको अदालतों में प्रोसिक्यूशन के मरहले तक पहुंचा दिया, लेकिन बाद में फिर अदालती जो सिस्टम है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा, बाकी जो नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो तरीक़ाकार है वो फिर आड़े आ जाता है, जिसकी वजह से एक तो मामला तवील अरसे तक लटक जाता है और फैसला नहीं हो पाता, और अगर बाज़ मामलात अदालती कार्रवाई के तहत आ भी जाते हैं, उनको उठाया भी जाता है, तो फिर जो लीगल प्रोसीजर मुशगाफियाँ हैं और जो कानूनी सुकम हैं मामलात में, उनको इस हद तक वो कला एक्सप्लॉइट करते हैं कि मामला फिर कई सालों तक लटक जाता है। तो ज़्यादातर जो प्रोसिक्यूशन को कन्विक्शन की शक्ल में ना आने का जो एंगल है वो मेरे ख्याल में हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खराबियां हैं, ना कि नैब के इदारे के अंदर नाअहली या कोई और उसको जो है कोई नेगेटिविटी जो है वो उसका वाहिद रीज़न है। यानी नैब के अंदर कमज़ोरियां हैं, नो डाउट हैं, वो हर इंसानी इदारे में होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अदालती सिस्टम के अंदर भी काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनको अब तक एड्रेस नहीं किया जा सका, और वो जो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंसाफ की राह में रुकावट बन जाती हैं। बैरिस्टर, वैसे तो मैं जिक्र शहजाद अकबर साहब से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन ये एक रिपोर्ट आ गई और उसका, यानी शहजाद अकबर का और ख़ुद इस रिपोर्ट का आपस में बड़ा ताल्लुक़ है, क्योंकि एक तो खैर बहरहाल आउटसाइडर ही मैं इनको कहूँगा, शहजाद अकबर एक बाहर से आए थे लेकिन बड़े अहम ओहदों पर, हर रोज़ एक नया बयानिया लेके आते थे, पूरे फाइलें गट्ठल, लंदन भी गए नवाज शरीफ के साथ उन्होंने के हवाले से, और ये कहा जाता है, पता नहीं मोतबर ज़राए ही कहते हैं कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, और प्राइम मिनिस्टर की, इमरान खान की इस बात को एक मस्बत समझा जाता है कि जो डिलीवर नहीं करता उन्हें निकाल देते हैं। मतलब 4 फाइनेंस मिनिस्टर फारिग किए गए, पता नहीं 7 FBI के अफसरान निकाले गए, मैं कहाँ का जाऊँ, IG DIG, ये तो खैर मामूली बात है। तो इसलिए क्या हम ये समझें कि उनको क्योंकि मैंने कहा ना, इतने तवील दावों और फाइलों के बावजूद शहजाद अकबर रिजल्ट नहीं दे सके। बैरिस्टर, देखें, मैं तो शहजाद अकबर के केस के बारे में मैं नहीं समझता कि मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब है कोई कमेंट करना, क्योंकि ज़ाहिर है वो ख़ुद मौजूद हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उस इस्तीफ़े की वजूहात भी उन्होंने बयान की। ट्विटर अपने जो ट्वीट में उन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र किया और शायद बाद में भी उन्होंने कोई तफसीलात दी हैं कि क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन जहाँ तक उनके इस्तीफ़े का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि अगर ये क़यास आराई की जाए कि उनका इस्तीफ़ा इस वजह से दिया गया या वज़ीर-ए-आज़म ने इस वजह से मंजूर किया कि वो डिलीवर नहीं कर सके या उन्होंने अपने ज़िम्मे जो काम लिए थे वो काम नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी शहजाद अकबर के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। उसकी वजह यह है कि देखें, मैं फिर यही बात करूँगा कि शहजाद अकबर साहब तो यही कर सकते थे कि तहकीकात करते, केसेस को इनिशिएट करते, शवाहिद जमा करने की कोशिश करते और फिर उन शवाहिद की बुनियाद पर एक केस बनाकर अदालत में दायर कर देते। मेरे ख्याल में जितने भी उनके सामने केसेस आए हैं उनमें काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी ये
जिम्मेदारी पूरी की। अब अगर आगे अदालतें ही उस केस को प्रोसीड नहीं कर पा रही या मुल्ज़िमान के साथ वो बर्ताव नहीं किया जा रहा जो कि होना चाहिए, या ये तासुर दिया जाए कि शायद बाज़ मुल्ज़िमान के साथ जो है वो नरमी की जा रही है, बाज़ के साथ सख्ती की जा रही है, इस तरह के सवालात जब उठते हैं तो उनका कसूर जो है वो शहजाद अकबर के खाते में डालना या उसकी जिम्मेदारी शहजाद अकबर को देना या किसी और शख्स को देना, मैं समझता हूँ कि वो फिर इंसाफ के तकाज़ों को हम शायद मलूज़ खातिर नहीं रख रहे। उसकी वजह यह है कि प्रोसिक्यूशन के एक जिम्मेदार की हैसियत से जो शहजाद अकबर या किसी भी जिम्मेदार अफसर का काम होता है वो तो उन्होंने पूरा कर दिया। अब आगे अदालतें जाने, मुल्जिम जाने और अदालत का तरीक़ाकार जाने। जैसे मैंने कहा है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं और प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे फ़ायदा उठा के मुल्ज़िमान जो हैं वो केसेस को लटका भी देते हैं, इल्तिवा का शिकार भी कर देते हैं और बाज़ औक़ात बच भी जाते हैं। लेकिन बैरिस्टर यानी माशाल्लाह आप बड़े सीनियर सीजन सियासतदान हैं और हमारे यहाँ मीडिया की ज़बान में, शायद पॉलिटिक्स में भी कहा जाए कि टाइमिंग बड़ी अहम होती है। परसों एक मामूल का प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर का जिसमें लोग शिकायत करते हैं, उनका इजाला किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें बहुत वो गिरजे बरसे हैं नवाज शरीफ पर। अदालतों से भी कहा है खुदा रहम करें, यानी यानी ये साफ लग रहा था कि वज़ीर आज़म जो एहतसाब करने वाले इदारे या जो लोग एहतसाब के लिए उन्होंने रखे थे वो डिलीवर नहीं कर सके और फिर उसके फ़ौरन ही बाद उनका रिज़ाइन आता है। और बाद में तो खैर गैर मुसद्दक़ा ज़राए हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन कहा यही गया कि उनसे रिज़ाइन लिया गया कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। और मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि अगर ऐसा है तो इसमें हर्ज नहीं है कि जो आदमी डिलीवर ना करे उसे बाहर जाना चाहिए। बैरिस्टर सैफ। बरेलवी साहब, मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ और मेरा एंगल ये है कि शहजाद अकबर लकीली और अनलकीली उसको ऐसे केसेस डील करने पड़ रहे थे जिनका एक पॉलिटिकल डायमेंशन और एंगल है, और जहां पर किसी केस में पॉलिटिकल एंगल या हो या उसको पॉलिटिकल एंगल बना दिया जाए तो वहां पर कोई भी इकदाम करने से लोग हिचकिचाने लगते हैं। अब मैं इसकी दो मिसालें आपको देता हूं। आपको पता है शायद इतनी रेलेवेंट मिसाल ना हो, लेकिन मैं आपको एक एंगल देना चाहता हूं कि आजकल ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि जिस जज के खिलाफ आप एहतसाब की बात करते हैं, जिस जज के खिलाफ केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, वो अपने हामियों को मोटिवेट करके उनके खिलाफ अपने केस के हवाले से एक तहरीक से शुरू हो जाती है और लोग जो है एतराज़ात करने लगते हैं कि जी ये जज तो इंसाफ और हक और सदाकत का अलंबरदार है, तारीख़ इंसानी में इससे बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ, इसने जो है वो जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कह दिया, लेकिन इसके साथ अब जो है वो हुकूमत ज़्यादती कर रही है। और आपको पता है पाकिस्तान में ऐसी कई मिसालें हैं, मैं किसी एक मिसाल से नहीं शुरू करता, लेकिन 2007 से ये रिवाज शुरू हुआ और आज तक ये जारी है कि किसी जज के खिलाफ आप जायज़ बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके हवारी खड़े हो जाते हैं और शोर शराबा करके मामले को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, जबकि वो एक लीगल मामला होता है। इसी तरह जब जजों में ये ट्रेंड है तो आप मुझे ये बताएं कि क्या सियासतदान इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे? सियासतदानों का भी ये वतीरा बन गया है कि जिस सियासतदान पे आप हाथ डालते हैं वो उसको सियासी इंतकामी कार्रवाई करके कई इशू उठाकर उसको पॉलिटिसाइज कर देता है और मीडिया भी उसको फिर उसी तरह से उठाता है और फिर अदालतें भी थोड़ा सा कतराने लग जाती हैं उस पर हाथ डालने से। मिसाल के मैं तौर पे आपको बताऊंगा कि जिन केसेस में शहजाद अकबर साहब ने तफ्तीश की और केसेस को प्रोसिक्यूशन की हद तक पहुंचाकर अदालतों में डाला, आप मुझे क्या बताएं कि एक लेमैन के सामने, एक आम आदमी के सामने आप वो शवाहिद पेश करें कि एक सियासी शख्सियत शहबाज शरीफ साहब के चपरासियों, उनके क्लर्कों, उनके चौकीदारों, उनके ड्राइवरों के अकाउंट में 4-4 अरब रुपए आते हैं, जिनकी तनख्वाह तो 20,000 रुपए है, लेकिन अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो 4-4 अरब और 3-3 अरब हैं। मुझे आप बताएं इसके बाद कौन सा सबूत और कौन सी शहादत आपको इससे ज़्यादा और चाहिए? लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। और जैसे ही आप बात करते हैं तो उन्हीं के हवारी बैठकर मीडिया पर कौम को इखलाकियात की तालीम देने लग जाते हैं। एक खातून है जो बैठकर वज़ीर आज़म को यूं टेढ़ी उंगली यूं करते हुए वज़ीर आज़म पर एतराज़ करती है कि तुमने उसको जो है शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, इंतकामी कार्रवाई की। तो मुझे ये बताएं, क्या हम मिन हैसुल कौम अदालती तरीक़ेकार, अदालती प्रोसीजर और करप्शन की बुनियाद पर कायम किए गए मुकदमात को सियासी बनाकर क्या इस कौम के साथ खुद ज्यादती नहीं कर रहे, चाहे हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो? इसका मतलब यही है ना कि जब हम
एहतसाब से बचना चाहते हैं, हम किसी कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं, हम मजलूम बनने के लिए सियासी इंतकामी कार्रवाई का नारा शुरू कर देते हैं। वरना शहबाज शरीफ साहब बताएं ना कि उनके अकाउंट में, उनके चपरासी के अकाउंट में 3 अरब रुपए कहां से आए। शुक्रिया बैरिस्टर सैफ, तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर भी हैं और फिर एमकेएम के सेंटर की हैसियत से फ्लोर ऑफ द हाउस में जिस तरह गिरजते थे। मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब और पीटीआई के को डिफेंड करने में भी उसी जोश खरोश से आगे हैं और वो जो करप्शन के बारे में पाकिस्तान की रिपोर्ट शहजाद अकबर के बारे में अपने मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। बहरहाल जैसे हमने पहले भी कहा कि सियासत के महवर गो कि 2 साल से ज़्यादा मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं अपनी बीमारी के सबब, जिसको बीमारी कहते हैं और हुकूमत जिसको मानती नहीं है। और अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ उनके भाई को ख़त लिखा है कि वो क्योंकि ज़मानती हैं और इसलिए या तो नवाज शरीफ को वापस लाएं वरना उनकी ज़मानत भी मनसूख होती है, जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि गो के हमारे मियाँ नवाज शरीफ गुज़िश्ता 2 साल से ज़्यादा लंदन में हैं, बीमार हैं, फिर भी ख़बरों का महवर व मरकज़ हैं। और अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान ने शहबाज शरीफ साहब उनके भाई को जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ख़त लिखा है और लिखा है कि आपने ज़मानत ली थी कि वो वाकई बीमार हैं, तो उनकी ज़मानत के हवाले से सवाल उठाया। मेरे साथ अशतर असाफ अली बड़े सीनियर वकील हैं, लॉयर हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं मियाँ साहब के दौर में। थैंक यू अशतर असाफ अली साहब। ये जो ख़त लिखा है हमारे खालिद जावेद ख़ान ने, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ख़त लिख कर? यानी तो उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए था ना, अदालत को कहना चाहिए था ना, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे अशतर भाई? ये उसी तरह है जिस तरीके से आप जो है कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं विद समबडी जब वो कोई इस तरह की, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इस तरह का कोई पहले नज़ीर मिलती नहीं है कि इस तरह की कोई चिट्ठी लिखी जाए किसी को। जाहिर है इसका खैर हासिल जवाब होगा। मेरा इस वक्त उसके ऊपर कोई कमेंट करना जो है वो ना अटॉर्नी जनरल के लिए मुनासिब होगा ना शहबाज शरीफ साहब। अशतर भाई वैसे तो माशाल्लाह मैंने आपको अदालतों में भी सुना है, बड़ा किस्सा है, आप तो ऐसी दलीलें देते हैं, अम्बाल लगा देते हैं, ज़रा इस तरह जिक्र आए, बड़ा मैंने मोहतात आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इस सिलसिले में। तो चले मैं इस तरह आपसे सवाल कर लेता हूँ कि आपको भी मुझसे ज़्यादा इल्म है कि बोझ आप जजों पर या वकीलों पर डाल देते हैं, वरना जो सियासतदानों का जेल जाना हो, रिहा होना हो, जिलावतन होना हो, जिलावतनी से वापस आना हो, इसमें तो तमाम जो है वो मशवरे उनके सियासी मुशीर देते हैं, वो वकीलों ने थोड़ी मशवरा करते हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हुआ, लेकिन बहरहाल आप मैंने कहा एक हद तक उनसे करीब भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी उनके दौर में रहे हैं। अशरफ अली साहब चले, अब आपने मुझे प्रोवोक कर दिया है तो मैं आप कहाँ प्रोवोक होते हैं, आप तो बड़े। बात ये है कि ये केस हो या उससे पहले वाले केसेस हो जो कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ किए गए या जरदारी साहब के किए गए, या वो केसेस जो कि अब आने वाले दिनों में होंगे, ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल जो है उसकी ओवरटोन्स होते हैं। और आप देख लें कि ये सारे मामला जो है, जो अपील है, जो सारे सिलसिले हैं, ये उसके अंदर उसकी सब बातें हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है सॉरी मुझे क्योंकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं, इसलिए ज़रा ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। तो देखिए हज़रत मौलाना फजल रहमान क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से।
GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। अशरफ साहब, ये जो वज़ीर आज़म ने कहा जो अपने जो खिताब में काफ़ी गुस्से में थे कि खुदारा अदालतों पे रहम करें, और यकीनन ये मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कहा होगा, अशरफ भाई? गलत बात करते हैं और ही इज वॉकिंग ऑन अ वेरी वेरी थिन रोप। बहुत, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो पहले भी उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू हो चुके हैं जहाँ पे वो माफी मांग चुके हैं, जब उन्होंने कमेंट किया जुडिशरी के ऊपर, और वहां पे फिर खड़े होकर इन्होंने माफी मांगी। पिछले दिनों भी उन्होंने एक बात की थी जिसका सख्त नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और आप याद करें कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे आसिफ खोसा साहब, उन्होंने इस बात का कहा कि हमें ताने मत दें आप इन बातों के ऊपर, और ये प्राइम मिनिस्टर ही को मुखातिब करके कहा था उन्होंने कि आप ताने मत दें आप पे, और हम अपना काम जो है वो बिल्कुल लिमिटेड वसाइल में बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, is it fair for the Prime Minister to pressurize the courts? It is not. किसी महज़ब माशरे में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है, बल्कि पार्लियामेंट भी, जब पार्लियामेंट की आइन कहता है कि पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं हो सकती जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर, जो सब्जेक्ट मैटर्स है उनके ऊपर, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ये सेवा है उनका? क्या ये मुनासिब लगता है? आई थिंक अगर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हो तो उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यही शायद एक तरीका बन जाए उनको डिस्क्वालीफाई करने का। शुक्रिया इश्तार अजीज साहब कि मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।